चलिए लास्ट क्लास में जीआई की कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें दो कंडीशंस हमने डिस्कस की थी। प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, और ये हमने डिस्कस किया था। देखो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए जो सिस्टम आपको मिलता है वो तीन तरह से मिल सकता है: प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ रिंग एंड स्टेरिक एंट्रेंस। इसमें से मल्टीपल बॉन्ड और रिंग की कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। स्टेरिक एंट्रेंस वाला केस अभी हमने होल्ड किया, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं। उसके बाद में सेकंड हमने डिस्कस किया था सिस्टम के दोनों एटम्स पर, या आप कह सकते हैं सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, और दोनों की इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब आप एक काम करें, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 ये एक बार आप रीड कर लें। ठीक है, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, 3 एग्जांपल मैंने आपको लिखवाए थे। एक्स डबल बॉन्ड वाई with different units individually, x single bond y और x double bond y with similar unit। तीनों एग्जांपल्स को रिलेट करते हुए, ठीक है, उनको रिलेट करते हुए आप तीनों पॉइंट से एक बार स्टडी कर लें। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट? देखो, पहला पॉइंट मैं आपको एक बार मैं रिलेट करके आपको बताता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा है कंपाउंड्स विद डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स। ठीक है, which are not interconvertible by free rotation about any set of bonds show geometrical isomerism with each other। जैसे आप देखो, जो फर्स्ट एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उन दोनों कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है, अरेंजमेंट में डिफरेंस है, ये हम कैसे क्लियर करेंगे, मतलब हम कैसे उसको कंफर्म करेंगे? तो उसका एक तरीका मैंने आपको बताया था, बेस्ट टेक्निक है एरियल डिस्टेंस। आपने फर्स्ट कंपाउंड में 2 यूनिट्स के बीच में एरियल डिस्टेंस ली L1, उन्हीं 2 यूनिट्स पे एरियल डिस्टेंस आपने सेकंड कंपाउंड में ली L2। इफ L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, these arrangements will be considered to be different arrangements। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब साथ में कंडीशन ये भी है कि अरेंजमेंट तो डिफरेंट होना ही चाहिए, साथ में कंडीशन है कि वो इंटरकन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए, नॉट इंटरकन्वर्टेबल, और उसके लिए रिक्वायरमेंट है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं वो ऐसे सिस्टम के अबाउट होने चाहिए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। तो आप देखो, एक्स एंड वाई आर बॉन्डेड थ्रू डबल बॉन्ड, और ये हमने डिस्कस किया डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा विच कंपाउंड्स कैन शो जीआई। तो उसके लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं: प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। और ये कंडीशन 3 एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल फुलफिल करता है तो वो जीआई शो करेगा, सेकंड एंड थर्ड जीआई शो नहीं करेंगे। क्लियर बात है? ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सिस्टम के अबाउट यूनिट्स में अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, या आप कह सकते हैं एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस हो सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब आप लिखें पॉइंट नंबर 5। compounds having given system, compounds having given system can show geometrical isomerism। compounds having given system can show geometrical isomerism, can show geometrical isomerism। फर्स्ट आप नोट करना है इसमें, कंपाउंड्स, मैं रिपीट कर देता हूं, कंपाउंड्स हैविंग गिवन सिस्टम कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसके लिए फर्स्ट सिस्टम आप लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। ठीक है, वन बाय वन में इसके केसेस भी डिस्कस करता हुआ जा रहा हूं। आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं, इस सिस्टम में जीआई की जो हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। देखो, इस बात को माइंड में रखना कि जीआई के लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो सिस्टम ऐसा रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। क्या हम बात कर सकते हैं उन 2 रिक्वायरमेंट्स में से एक तो यहां पर कंप्लीट है? कौन सी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बिकॉज दीज कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू डबल बॉन्ड, और जैसे हमने डिस्कस किया है मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो आप कह सकते हैं यस, दिस इज द सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, या सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए हमारी यहां पर और क्या डिमांड रहेगी इसमें? देखो, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब इन दोनों एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों कार्बन पर यूनिट्स हमें डिफरेंट मिल जाए तो दिस कंपाउंड विल शो जीआई। फॉर एग्जांपल,
आपको ये कंपाउंड गिवन है। ठीक है, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, क्योंकि इसमें हम बात कर सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट है। इस टर्मिनल पर दो यूनिट्स में एक H और एक मिथाइल है, और यहां पर भी एक H एक मिथाइल डिफरेंट यूनिट है। अच्छा, ये तो नहीं ये मिथाइल सेम है। ठीक है, देखो दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जीआई शो करने के लिए एक ही टर्मिनल की दो यूनिट सेम नहीं होना चाहिए, तो इट विल शो जीआई। यहां भी अगर बात की जाए तो डबल बॉन्ड होने के बेसिस पर हम कह सकते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब बाकी इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स डिफरेंट होना चाहिए। और एक बात ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें कि कार्बन की दोनों वैलेंसी पर अगर यूनिट डिफरेंट हो जाए तो इट विल शो जीआई, क्योंकि देखो यहां पर आप कह सकते हैं इस सिस्टम का एक टर्मिनल जो नाइट्रोजन है वो तो ऐसा टर्मिनल है जहां पर आप कह सकते हैं यूनिट्स आर ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, कौन कौन सी दो यूनिट होंगी इसमें? यस, आप ध्यान देना, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर एंड इट्स लोन पेयर विल बी कंसीडर्ड टू एज वन ऑफ द यूनिट। तो एक तो इसकी यूनिट हो जाएगी लोन पेयर, और सेकंड हम बात कर सकते हैं वॉट एवर एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन दिस वैलेंसी। तो ये दो यूनिट डिफरेंट, बस अब रिक्वायरमेंट है कार्बन की दो यूनिट डिफरेंट हो जाए तो ये जीआई शो करेगा। क्लियर हो रही बात? ये जैसे देखो आपके पास सपोज ये कंपाउंड है, इट विल शो जीआई। क्लियर? नेक्स्ट, क्या हम बात कर सकते हैं इट विल ऑलवेज शो जीआई? नहीं, इट विल ऑलवेज शो जीआई, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर आप कह सकते हैं एक यूनिट लोन पेयर और दूसरा यहां पर जो भी ग्रुप होगा वो तो हमेशा डिफरेंट ही होंगे। ऐसे यहां भी एक लोन पेयर और जो भी एटम या ग्रुप इस वैलेंसी पर होगा वो हमेशा डिफरेंट होंगे। अब आप कहें सर ये दोनों सेम है या यहां पर ग्रुप सेम हो जाए, होने दो, दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट्स तो सेम हो सकती है ना, एक ही टर्मिनल की दो यूनिट सेम नहीं होना चाहिए। सो इट विल शो जीआई। ठीक है, एग्जांपल में आप जैसे ये कंपाउंड ले सकते हैं, क्लियर? ये नोट करें आप पहले, या चलो एक और एग्जाम, एक और कंडीशन समझ ले फिर लिख लेना। फोर्थ, अच्छा देखो अगर आपको ये सिस्टम की बनो, कैसे में हम बात कर सकते हैं कि जीआई पॉसिबल है अगर कार्बन की दोनों यूनिट डिफरेंट हो? तो नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर्स, और अगर टू लोन पेयर्स हैं तो फिर वहां पर दो यूनिट सेम हो जाएंगी, उस केस में जीआई तो नहीं शो कर पाएगा। अब आप ध्यान देना, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर इसका कर दिया जाए प्रोटोनेशन, H+ इस पर ऐड कर दें, क्या हम बात कर सकते हैं अब ये जीआई शो कर सकता है अगर कार्बन पर दोनों यूनिट डिफरेंट हो तो? ठीक है, अब लिख लें आप इसे। बोलिए। नॉट ऑल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगी, इनमें डिफरेंस आता ही नहीं है। बोलिए, प्रोटोनेशन कैसे किया? जैसे ये अगर ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें, अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, H+ के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे इसने अपना लोन पेयर दिया तो बॉन्ड बन जाएगा इसमें। ठीक है, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड H+ इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पॉजिटिवली चार्ज है, एक्सेप्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड।
और जिसने डोनेट किया वो न्यूट्रल है, तो डोनेट करने के बाद हो जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट अब आप नोट करना फिफ्थ सिस्टम आप नोट करना। फिफ्थ ही तो करेंगे, फिफ्थ सिस्टम कह रहा हूं, सिस्टम तो टोटल 9 करवाने हैं अभी आपको, अभी तो 4 ही हुए। पॉइंट नंबर 5 में टोटल सिस्टम्स में आपको लिखवा रहा हूं, जिसमें 9 सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे, अभी 4 आपके सामने है। अब आप लिखें फिफ्थ वाला सिस्टम नंबर 5। नंबर 5 में आप लिखें साइक्लोएल्केन। ये चलो पहले एक साथ लिखे लें, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइलिडीन, साइक्लोएल्केन, और एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन, cumulated polyene, and 9th is polyphenol. Cumulated polyene, एंड लास्ट इज पॉलीफिनाइल। अब एक बात ध्यान देना, देखो इन सारे सिस्टम्स में अगर आप देखेंगे तो एक कंडीशन तो यहां पर फुलफिल्ड है, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। साइक्लोएल्केन में आप याद करें रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, साइक्लोएल्कीन में आप कह सकते हैं दो तरह से आपको रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, यस रिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है। एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन या एल्काइलिडीन साइक्लोएल्कीन यहां पर भी आपको दो तरह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, डबल बॉन्ड के अबाउट एंड रिंग के अबाउट। क्यूमुलेटेड पॉलीइन इन है, यहां पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, पॉलीफिनाइल की अगर बात की जाए यहां पर हम बात करेंगे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक केस मैंने लास्ट क्लास में होल्ड किया था स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, वो यहां पर आपको समझ आएगा। ठीक है, पॉलीफिनाइल सिस्टम में हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात करते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब आप देखो इन सब में एक कंडीशन तो कंप्लीट है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो ऐसा सिस्टम तो प्रेजेंट है। बस अब हमें सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है, सिस्टम के दोनों एटम्स पर यूनिट्स डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके लिए बात करते हैं वन बाय वन। फिफ्थ आप लिखें इसमें साइक्लोएल्केन। ठीक है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो साइक्लोएल्केन में जीआई की कंडीशन को डिस्कस करने से पहले आप साइक्लिक कंपाउंड की ज्योमेट्री समझ लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसको समझना अच्छे से, और ऐसा समझ ले कि यहीं से थोड़ा थोड़ा ऑप्टिकल का बेस भी आपका तैयार होता जाएगा। इससे जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझना, आगे ऑप्टिकल में भी इनका यूज होगा। तो वो साइक्लिक कंपाउंड की ज्योमेट्री को हमें समझना होगा अगर हमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है तो।
और उसके लिए आप ध्यान देना, जैसे मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, यहां पर मान लेते हैं यूनिट्स आर ए एंड बी, और यहां पर यूनिट मान लेते हैं एक्स एंड वाई है। देखो जीआई में क्योंकि आपको डिफरेंट अरेंजमेंट चेक करना होता है अबाउट द सिस्टम वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, और डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको बेस्ट टेक्निक बताई एरियल डिस्टेंस, आपको एरियल डिस्टेंस देखना होता है। अब एक बात ध्यान देना, मान लेते हैं यहां पर ए और एक्स में एरियल डिस्टेंस इज सपोज L1, ये एरियल डिस्टेंस मान लेते हैं L1 है। आप बता सकते हैं अगर ये ए यहां पर ना होकर यहां पर हो, इस ए को यहां ले लिया जाए, और उस केस में अगर बात की जाए एरियल डिस्टेंस L2, व्हाट अबाउट L1 L2, इक्वल और नॉट इक्वल? इक्वल, इक्वल। इसी बात को समझना होगा। देखो ये एक्चुअली बोर्ड पर या ऑन द पेपर आपको जरूर लग रहा होगा कि डिफरेंट आएगी, लेकिन एक्चुअल 3D अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप सोचेंगे ना तो ये एरियल डिस्टेंसेस इक्वल है। कैसे इस बात को समझना, इसीलिए मैंने आपसे कहा ज्योमेट्री को समझना जरूरी है, ठीक है, कंपाउंड की ज्योमेट्री को समझना जरूरी है। और उसके लिए आप देखो, ठीक है, आप देखो इस कंपाउंड में हमें यह समझना होगा कि रिंग के रिस्पेक्ट में इन यूनिट्स का ओरिएंटेशन कैसा है। देखो इस बात को समझना, रिंग की अगर बात की जाए तो रिंग के जो एटम्स है, ये जो 5 कार्बन एटम्स है, उनको तो हम एक प्लेन में कंसीडर करते हैं, मतलब ये 5 कार्बन एटम्स आप मान लें इस प्लेन में एग्जिस्टिंग है, ठीक है। आपको दो प्लेन के रिस्पेक्ट में हमेशा कंपाउंड की ज्योमेट्री को समझना होगा, एक तो कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एक बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहां आपको समझना है, ठीक है। तो मान लो अगर इन 5 कार्बन को, रिंग को हम हमेशा एक प्लेन में कंसीडर करते हैं, तो मान लेते हैं ये जो 5 कार्बन एटम्स है वो इस बोर्ड के प्लेन में। बस अब हमें यह समझना है कि एक्स, वाई, ए एंड बी यूनिट्स जो हैं वो बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में कहां पर है। 3 केसेस हो सकते हैं, इन द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। भाई देखो ये अगर प्लेन है तो हो सकता है मान लेते हैं यूनिट एक्स की बात करें तो हो सकता है एक्स सेम प्लेन में हो, जिस प्लेन में ये रिंग है उसी प्लेन में आपको यूनिट मिले एक्स, हो सकता है अबव द प्लेन और हो सकता है बिलो द प्लेन, ठीक है। आप ध्यान देना, टर्मिनोलॉजी में हो सकता है आपको अबव द प्लेन बोला जाए या आउटसाइड द प्लेन बोला जाए, ठीक है, या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। बात समझना, जैसे ये अगर है यूनिट अगर यहां पर है तो हम कह सकते हैं इट इज अबव द प्लेन। अगर मैं इस बोर्ड के प्लेन के एस्पेक्ट में बात करूं कि ये एक्स यहां पर है तो हम कह सकते हैं आउटसाइड द प्लेन, और अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो ये भी हम कह सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। समझ में आ रही बात है? तो ये आपको समझना होगा, ये हमें क्लैरिटी होना चाहिए कंपाउंड को देखने के साथ में कि यूनिट इन द प्लेन है, आउटसाइड द प्लेन है या इनसाइड द प्लेन है, विद इन द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। कैसे समझ आएगा वो आप समझना। उसके लिए हम बात करते हैं इन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन। आप बता सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यस, ये कार्बन sp2 है। अगर sp2 है तो हम बात कर सकते हैं इसके जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होगा। और ये भी हमने डिस्कस किया, देखो sp2 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में रहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। पेन दे देना जरा। जो sp2 ऑर्बिटल्स होंगे देखो वो इस तरह से अरेंज्ड होंगे ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। ये समझ आ रहा है? ये C1 कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं, and out of these 3 sp2 orbitals one is forming sigma bond with C2 carbon, one is forming sigma bond with C5 carbon and one is forming sigma bond with X, ऐसा कुछ। ये C1 कार्बन है, इसका एक सिग्मा बॉन्ड तो बना C2 के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड बना C5 के साथ और एक सिग्मा बना X के साथ। देखो रिंग कैसे बन रही है, 1 2 3 4 5, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग। और ये अगर रिंग का प्लेन है तो व्हाट अबाउट द यूनिट एक्स, इन द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन? कुछ कह रहे हैं आउटसाइड द प्लेन, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसे होती तो इनसाइड द प्लेन और ऐसे है तो आउटसाइड द प्लेन। अरे इनसाइड मतलब रिंग के अंदर नहीं, आउटसाइड मतलब रिंग के प्लेन के बाहर ऐसा। अरे ये प्लेन है तो इस प्लेन के बाहर उधर होगा, इस प्लेन के अंदर इधर, और इसका मतलब प्लेन में है वो। तो आप देखो ये जो यूनिट है ना एक्स, फिर आउटसाइड। क्या मंगवाया जाए, चाय? चलिए ध्यान देना, ये जो एक्स आप सोचिए ना, तीनों sp2 तो प्लेन में होंगे ना, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड भी प्लेन में बनेंगे,
तो ये जो x है ना, आप देखो ये x रिंग के प्लेन में ही है, दिस इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। क्या बात समझ में आ रही? अगर ये x ऐसा होता तो हम बोलते हैं आउटसाइड, और अगर x ऐसा होता तो इनसाइड होता, बट इट इज इन द प्लेन। क्या समझ आ रही बात है? इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखो ध्यान देना, स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना, रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट होगी, रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट होगी वो रिंग के साथ में सेम प्लेन में रहेगी। इसी तरह से y भी आप कह सकते हैं सेम प्लेन में रहेगी। अब बात करते हैं a एंड b की। देखो a एंड b जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यस, ये कार्बन यहां पर sp3 है। देखो sp3 है तो अब शेप होगा टेट्राहेड्रल। दिस कार्बन इज फॉर्मिंग वन सिग्मा बॉन्ड विद b, वन विद a, वन विद c3, वन विद c5। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास है। इसका मतलब अब आप देखो, कार्बन अगर sp3 है, तो ये हो गए इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और इन 4 में से एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा c3 के साथ, एक c5 के साथ, एक a के साथ, एक b के साथ। जरा देखो ये कंडीशन ऐसे समझ लो, दिस इज c4 कार्बन, इसका एक सिग्मा बॉन्ड तो बना c3 के साथ, एक c5 के साथ, एक मान लेते हैं a और एक b। ठीक है, रिंग कैसे बन रही है समझना बात को, ये 4 है, ये 3, ये 5 है, 4 3 2 1 1 2 3 4 5। दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, और ये अगर रिंग का प्लेन है, नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट्स a एंड b? वन इज आउटसाइड एंड वन इज इनसाइड। क्या समझ आ रही बात है? इसका मतलब हम कह सकते हैं रिंग के सैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट्स होती हैं, रिंग के सैचुरेटेड एटम पर यूनिट्स होती है, उनमें से एक आउटसाइड होती है और एक इनसाइड होती है। या फिर इसको ऐसा समझ लें, अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं, दिस इज c4 कार्बन, 5 3 2 1 1 2 3 4 5। दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग। ये अगर रिंग का प्लेन है तो एक यूनिट अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन। क्या समझ आ रही बात है? ठीक है, तो अब ये क्लियर है देखो कि जब भी रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर हमें यूनिट मिलेगी तो हमें क्लियर होना चाहिए दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ रिंग। लेकिन सैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होंगी वो रिंग के प्लेन में नहीं है, वो आउटसाइड इनसाइड है। अब आप ध्यान देना, जो यूनिट इन द प्लेन है उसको तो हम शो करते हैं सॉलिड लाइन पर, यूनिट इन द प्लेन, विद इन द प्लेन, उसे तो हम शो करते हैं सॉलिड लाइन से। यूनिट आउटसाइड द प्लेन, आप ध्यान देना, 3 टर्म्स है इसके लिए, आउटसाइड द प्लेन, अबव द प्लेन और टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अगर यूनिट आउटसाइड द प्लेन है, या आप कह सकते हैं अबव द प्लेन है या टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, उसे हम शो करते हैं वेज बॉन्ड से, वेज। तो देखो, यूनिट इन द प्लेन सॉलिड लाइन, यूनिट आउटसाइड द प्लेन वेज, एंड यूनिट इनसाइड द प्लेन वो इस तरह से आ जाएगा डैश। ठीक है, दैट इज यूनिट इनसाइड द प्लेन। या आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, या आप कह सकते हैं बिलो द प्लेन। क्या समझ आ रही बात है? ठीक है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन में हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसे में आप देखो, इस कंपाउंड को अगर मुझे 3D पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? देखो, जैसा हमने कहा रिंग को तो हम एक प्लेन में कंसीडर करेंगे, तो रिंग के बॉन्ड्स को तो हम बनाएंगे सॉलिड लाइन से। ये तो सब प्लेन में हो गए। अब बताओ x कहां पर है? प्लेन में, तो वो भी सॉलिड लाइन पर। y वो भी रिंग के प्लेन में सॉलिड लाइन पर। a और b एक आउटसाइड एक इनसाइड, मतलब एक वेज और एक डैश। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वो फिर कैसे समझ आएगा कौन सा आउटसाइड कौन सा इनसाइड है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि राइट वाला आउटसाइड होगा या लेफ्ट वाला आउटसाइड होगा। अगर उसको इसकी बात करनी होगी तो वो इंफॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन देगा, नहीं दिया तो हम रैंडमली कैसे भी ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि a इज आउटसाइड मतलब वेज पर है, और b इज इनसाइड मतलब डैश पर है। ये एक्चुअल कंडीशन इसकी होगी। क्या समझ आ रही की बात है? मतलब देखो, मैं ये चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स, अरे भाई बात नहीं करें, मुझसे करो ना बात करनी तो मुझसे करो, वो पड़ोसी से क्या बात कर रहे हो उसमें? मैं उधर बोल रहा हूं बात मुझसे करोगे, सर मैं करना चाह रहा हूं बात।
ठीक है ना? तो आप ध्यान देना, मैं चाहता हूं देखो कि रिंग के सैचुरेटेड एटम की जो 2 यूनिट्स है ना, वो आपको हमेशा वेज एंड डैश पर ही नजर आनी चाहिए। और ये एक्सपेक्ट मत करना कि क्वेश्चन में वो ऐसा बनाकर देगा आपको, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा हमेशा आपको। तो आपको सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स हमेशा वेज डैश पर, और अनसैचुरेटेड यूनिट की हमेशा आपको रिंग यूनिट सॉलिड लाइन पर नजर आनी चाहिए। तो फिर आप बताओ, इस कार्बन पर जो 2 यूनिट्स होंगी वो कैसी होंगी? यस, ये भी सैचुरेटेड है, मतलब एक वेज पर और एक डैश पर, और ऐसे ये भी वेज एंड डैश। ये कंडीशन इसकी आएगी। क्लियर है क्या? अब आप देखो, जिस एरियल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था उसे आप समझना। जैसे ये सपोज रिंग का प्लेन है, ठीक है। अब जो ए और बी यूनिट्स हैं, वो ए और बी यूनिट्स कैसी हैं? वन इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन, ऐसे ही तो है, ठीक है। ये रिंग का प्लेन है, ठीक है। यूनिट मान लेते हैं, जैसे यहां पर ए और बी यूनिट्स हैं, तो वन इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन, और मान लेते हैं यूनिट एक्स है। मैंने आपसे कहा था कि अगर ए यहां पर हो और x के साथ में a की एरियल डिस्टेंस L1 हो, अगर a यहां तो b अंडरस्टूड यहां पर है, फिर मैंने कहा था a और b को इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप सोचिए, a जब ऊपर हो तब इस x से एरियल डिस्टेंस L1, और a जब ऊपर की जगह नीचे हो तो एरियल डिस्टेंस L2। तो इधर से नीचे जाओ चाहे इधर से ऊपर आओ, एरियल डिस्टेंस तो बराबर ही आएगी ना। क्या समझ आ रही बात है? वो आपको देखो ऑन द पेपर एक्चुअली वो वेज एंड डैश नजर नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा था पहले a इधर है फिर a इधर है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन वो अबव एंड बिलो है। तो इधर से ऊपर जाओ और इधर से नीचे आओ, वो डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी। लेकिन ये बात तब क्लियर होगी जब हमें इसका आइडिया होगा। क्लियर है की बात? ये देखिए आपसे, बोलिए। हमेशा प्लेन में आएगा, हाँ। अरे अभी तो साइक्लिक कंपाउंड की ज्योमेट्री समझा रहा हूं, अभी पढ़ेंगे ना साइक्लो एल्केन में, जीआई पढ़ेंगे। कंफ्यूज मत होइए, ज्योमेट्री ऑफ साइक्लिक कंपाउंड लिख दो इसमें। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं ऊपर लिखा है साइक्लो एल्केन, इसमें डबल बॉन्ड कहां से आ गया? हाँ वही ना, वही तो मैं समझा रहा हूं। बोलिए। फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन पर वेज डैश कैसे आ गया? वो भी तो सैचुरेटेड कार्बन है। ए और बी पर भी आ गया, मतलब फिफ्थ और थर्ड कार्बन कह रहे हैं ना, तो ये सैचुरेटेड कार्बन है अनसैचुरेटेड है, तो इसकी भी तो 2 यूनिट होंगी कोई, तो उनमें से भी तो एक वेज एंड डैश होगा, ऐसे इसकी भी एक वेज एंड डैश होगा। हाँ बोलिए। हाँ यस, हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड किया कि sp3 कार्बन है तो शेप टेट्राहेड्रल होगा। और देखो टेट्राहेड्रल शेप का मतलब वो कंडीशन इस तरह से आएंगी। देखो टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से तो नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो फिर हम बात कर सकते थे ये तो रिंग के 2 बॉन्ड हो गए तो यूनिट रिंग के प्लेन में होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है। तो ये रिंग का प्लेन हुआ तो यूनिट्स आउटसाइड इनसाइड हो जाएंगी। काम करें, ये पेन तो यूज आते ही रहेंगे। कुछ स्टूडेंट के पास देखो वो इंक अगर खत्म हो गया होगा तो कुछ पेन रखे होंगे, है ना। कल नहीं लाएंगे, अभी रखे होंगे, अभी मुझे पता है ना, अभी मिलेंगे, देखा कम से कम 10 बाहर आएंगे अभी पेन। थ्रो नहीं करना है, कोई भी थ्रो मत करना, लग जाएगी किसी बच्चे को। खाली इंक वाले, मतलब इंक हो तो वो मत देना, नहीं तो कई बार इंक लीक कर जाती है उसमें। ये तो ज्यादा हेल्दी हो गया, ये खाली ये सब, ये देखो है ना, एक बार में ही काम हो गया, बहुत ही। क्या
ये देखो, ये क्या मुझे इसलिए याद है, ये एक स्टूडेंट ने भेजा है पूरा एक ये पॉलिथीन भर करके उसका ये खाली पेन इस बार उसने यूज किए, ये यही है, ये उसने क्लोज हो गया। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उसने भेजा है, इस बार उसका क्या सिलेक्शन हो गया बच्चे का, तो वो शायद कितना 150 तो रजिस्टर्स उसने भरे हैं अप्रोक्स 150, और ये इतने सारे पेन खाली किए उसने। ये देखो, बोले इस कितने नंबर है आप बता दो सर, मैं 200 भरूंगा। रफ कॉपीज 150, ज्यादा ही होगी, एक साल। अब ये नहीं पूछा मैंने उससे कितने पेजेस वाला पेन पूछा है, ऐसे ऐसे हैं ये सारे ऐसे, ये लिखो लिखो तुम। एक बात की क्वालिटी तो है आप में बाकी कि सर आप तो बस बात स्टार्ट कर दो 2 मिनट के लिए, बाकी क्लास तो हम खत्म कर देंगे, है ना। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से आगे बढ़ते हैं, चिंता मत करो। कंप्लीट, चलिए अब आप ध्यान देना, ये तो साइक्लिक कंपाउंड की ज्योमेट्री होगी। अब साइक्लो एल्केन में हम जीआई की बात करें, जो सिस्टम नंबर 5 हमें डिस्कस करना था, मैं उस पर आ रहा हूं। ठीक है, आप देखो साइक्लो एल्केन में जीआई की अगर हम बात करें, तो हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स है जीआई के लिए, एक तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ऐसा सिस्टम प्रेजेंट हो, और दूसरा यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। आप ध्यान देना, इसके लिए मैं कंपाउंड ले रहा हूं साइक्लिक कंपाउंड विथ 3 एटम्स इन रिंग, ये कंडीशन है। अभी आप लिखना नहीं, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। पहले तो आप बताएं इस कंपाउंड में अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं फॉर जीआई वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, तो बता सकते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने के लिए इस कंपाउंड में हम कितने सिस्टम की बात कर सकते हैं। हाउ मेनी सिस्टम्स कैन बी सेलेक्टेड in the compound where rotation is restricted? 3. It can be C1C2, C2C3, C1C3, कोई भी 2 एटम्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम तो 3 है जहां पर आप कह सकते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब मैं यहां पर यूनिट्स प्लेस कर रहा हूं, और यूनिट्स प्लेस करने के बाद में अब मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर अब कितने सिस्टम की मैं बात कर सकता हूं इसमें जिसके अबाउट जीआई पॉसिबल है? 0. How many systems are present in the compound where GI is possible? क्यों 0 क्यों? क्योंकि देखो आप किसी भी सिस्टम की बात करें, चाहे C1C2, C2C3, C1C3, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वो तो ठीक है, लेकिन सिस्टम के दोनों टर्मिनल पर यूनिट्स जो इंडिविजुअली डिफरेंट होने की हम बात करें वो नहीं है यहां पर। ठीक है, यूनिट्स आर सेम। जैसे अगर मैं C1C2 सिस्टम की बात करूं तो यस रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, बट जो सेकंड रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम के दोनों एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो अभी ये कंपाउंड जीआई शो नहीं कर पाएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या अब जीआई की बात कर सकते हैं? डिफरेंट हो गए ना यूनिट्स। हाँ देखो, सिस्टम में 2 टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल मिलकर के एक सिस्टम बनता है, और एक ही टर्मिनल नहीं, दोनों टर्मिनल पर यूनिट्स डिफरेंट होना जरूरी है। तो यहां तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, बट 1 मोर टर्मिनल इज रिक्वायर्ड विद डिफरेंट यूनिट्स, जो इसमें है नहीं, तो अभी हम जीआई की बात नहीं कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। क्या अब पॉसिबल है? यस, अब हम बात कर सकते हैं जीआई इज पॉसिबल अबाउट C1C2 सिस्टम, लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं अभी भी हम C1C3 या C2C3 सिस्टम तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसकी 2 यूनिट सेम है। हमें ऐसे 2 एटम्स रिक्वायर्ड है जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कि सर ये दोनों तो सेम हो गए, होने दो। एक ही टर्मिनल की 2 यूनिट सेम नहीं होना चाहिए, 2 अलग अलग टर्मिनल की यूनिट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा देखो, थोड़ा सा और चेंज किया जाए इसमें, अगर ये H को भी हम क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, क्या अब जीआई की बात कर सकते हैं? यस, इवन आप कह सकते हैं मोर देन 1 सिस्टम्स आर प्रेजेंट
in the compound where GI is possible. आप इस बार अब C1 C2 C1 C3 C2 C3 सारे सिस्टम ले सकते हैं इसमें. इसका मतलब आप देखो जब तीनों ही कार्बन पर यूनिट्स डिफरेंट है तो हमने कहा GI पॉसिबल है. अब समझना बात को, मैं रिवर्स कर रहा हूं उसको. ठीक है, हमने कहा इस केस में GI पॉसिबल है. अगर यहां पर हम बात करें 2 कार्बन 2 एटम्स विद डिफरेंट यूनिट्स, क्या अब GI पॉसिबल है? भाई यहां तो यूनिट मैंने फिर से सेम कर दी, क्या अब GI पॉसिबल है? यस, इस सिस्टम के अबाउट, क्योंकि यहां तो अभी भी यूनिट डिफरेंट है ना, तो GI पॉसिबल है. अगर हम बात करें यहां पर, अब नहीं पॉसिबल है. जबकि आप देखो इस कार्बन पर अभी भी यूनिट डिफरेंट है बट GI नॉट पॉसिबल. इसका मतलब इन सारे केसेस को माइंड में रखते हुए अगर हम साइक्लोएल्केन में GI की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स शुड बी प्रेजेंट इन द रिंग वेयर यूनिट्स शुड बी डिफरेंट. कम से कम 2 एटम पर यूनिट डिफरेंट होना जरूरी है, क्योंकि वही 2 एटम जहां पर यूनिट डिफरेंट है वो मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे. एक एटम से सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम 2 एटम से मिलकर बनेगा. तो रिंग के जितने भी एटम्स हैं उनमें कम से कम 2 एटम्स ऐसे होना जरूरी है जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो. अगर 2 से ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 से कम है तो प्रॉब्लम है. जैसे 1 पर डिफरेंट यूनिट्स हैं GI नॉट पॉसिबल, 2 पर डिफरेंट यूनिट्स हैं पॉसिबल, 2 से ज्यादा तब भी पॉसिबल. क्या क्लियर की बात है? लिखे आप इसे पॉइंट GI इन साइक्लोएल्केन, और इसमें आप लिखें minimum 2 saturated atoms of the ring, minimum 2 saturated atoms of the ring should individually have different units, minimum 2 saturated atoms of the ring should individually have different units. ठीक है, अब आप ध्यान देना, सुनिए इस बात को. देखो इसका मतलब जो कंडीशन मैंने आपको लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यस दिस कंपाउंड विल शो GI, बिकॉज इन दिस केस these are 2 saturated atoms of the ring where units are individually different. हमें कम से कम 2 एटम पर यूनिट डिफरेंट मिलना जरूरी है. ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा देखो, क्या इस कंपाउंड में हम GI की बात कर सकते हैं? अच्छा आप बताओ, आपके पड़ोसी बताएंगे, आप बताओ. अभी आपसे नहीं, आप बताओ. क्या नो? मैंने तो पूछा ही नहीं, ये तो मैंने पूछा ही नहीं जो आप बता रहे हो. मेरा तो क्वेश्चन ही अलग था. ये तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो जो आप मोबाइल में पढ़ रहे थे अभी. इधर ध्यान दो ना. बायो का मॉड्यूल नंबर 9 स्टोर से कलेक्ट कर लें और आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेकर जाएं. इधर ध्यान देना. चलिए अब ध्यान देना. तो देखो इस कंपाउंड पे अगर हम बात करें तो GI पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर हम बात कर सकते हैं दीज आर 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग वेयर यूनिट्स आर इंडिविजुअली डिफरेंट. ठीक है, अब देखो इस केस में अगर बात की जाए तो हाउ मेनी सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग आर हैविंग डिफरेंट यूनिट्स? ओनली 1. यही तो डिफरेंट है ना, बाकी सब पर CH2 है. तो अभी तो इसमें GI पॉसिबल नहीं है. हमें कम से कम एक सैचुरेटेड एटम ऐसा और रिक्वायर्ड है जहां पर यूनिट डिफरेंट हो. अच्छा, वो एक सैचुरेटेड एटम में नंबरिंग कर देता हूं, वो कौन सा होना चाहिए? कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं C2 होना चाहिए या C6, एनीवन. यस, दैट कैन बी एनीवन, ये भी हो सकता है. क्योंकि आप कह सकते हैं C1 C4 is a set of 2 atoms where rotation is restricted and units are individually different. यहां पर एक Cl एक H है, ऐसे ही यहां पर एक Cl और एक H होगा. ये समझ आ रहा है क्या? अब ये तो बात होगी कंपाउंड में GI की. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे उस बात को भी समझते हैं, इसी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. देखो अभी हमने डिस्कस किया रिंग के सैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होती हैं उनमें से एक वेज और एक डैश पर होता है. ठीक है, अब देखो इन्हीं 2 कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसी के अबाउट हम GI की बात कर रहे हैं. C1 C2. आप बता सकते हैं C1 C2 पर यूनिट्स का जो अरेंजमेंट है,
ठीक है, कोई भी एक अरेंजमेंट जो रैंडमली आपके माइंड में आता है, क्या लेना चाहिए हमें, क्या हो सकता है भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, वेज डैश। तो ऐसा करते हैं, एक केस वो ले लेते हैं जिसमें दोनों क्लोरीन्स आर ऑन वेज, ये ले सकते हैं ना। तो फिर अंडरस्टूड है कि अगर क्लोरीन्स वेज पर है तो दोनों हाइड्रोजन्स डैश पर होंगे। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट। अब मुझे आप बताएं सेकंड अरेंजमेंट, अब क्या जितने केसेस आपके माइंड में आ सकते हैं, देखो जितने डिफरेंट केसेस, जीआई पॉसिबल है या नहीं वो बाद में सोचेंगे, पहले तो बताओ इन डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए मेरे पास और क्या क्या केसेस बन सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन वेज पर चले जाएं, ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों क्लोरीन तो डैश पर हो और दोनों हाइड्रोजन वेज पर चले जाएं। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक क्लोरीन वेज पर और एक क्लोरीन डैश पर हो, कौन सा, कोई सा भी, चलो C1 को ले लेते हैं। C1 क्लोरीन मान लेते हैं वेज पर है और C2 क्लोरीन डैश पर है, यहां पर मान लेते हैं हाइड्रोजन वेज पर है, हाइड्रोजन डैश पर और यहां पर क्लोरीन डैश पर है। और क्या हो सकता है, और बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं सेम के बारे में मत सोचो, सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स बता दो आप तो, क्योंकि मैं यहां पर जीआई के साथ साथ इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा ऑप्टिकल का बेस भी तैयार करता हुआ चल रहा हूं मैं आपका, तो मैं सारे केसेस कवर करना चाहता हूं यहां पर। और क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि C1 वाला का क्लोरीन डैश पर हो और C2 वाला क्लोरीन वेज पर चला जाए, वो भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या हो गया भाई, सोच लो, फिर मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट उड़ जाएगा आपका और समझ में भी सारा आएगा लेकिन उड़ भी जाएगा। हाँ, और बहुत टेक्निक्स है मेरे पास, सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, समझ ही नहीं आएगा, जो जो पढ़ाया वो सब समझ आएगा लेकिन कितना उड़ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सिंसियरली पढ़ो, ऐसे नहीं, मेरा पढ़ाना मजबूरी थोड़ी है, पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है, इस बात को समझ लेना आप, ठीक है। क्लास में जब समझा रहे हो तब फालतू की बात नहीं, लिख रहे हो आप रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ी कि जब आप चाहोगे तब आप मस्ती करोगे, मस्ती तो आप तभी कर पाओगे जब मैं चाहूंगा, उसके अलावा तो फिर चक्कर में आओगे, ध्यान रखना तुम। अब देखो इसमें एक केस ये बन सकता है कि C1 वाला क्लोरीन डैश पर हो और हाइड्रोजन वेज पर, और C2 वाला हाइड्रोजन डैश पर हो और क्लोरीन वेज पर आ जाए, ये कंडीशन। देखो ये चार केसेस मैंने लिए इसमें, इसके अलावा और कोई फिफ्थ कंडीशन नहीं हो सकती, सारे केसेस हमने कवर कर लिए। देखो अब मैं यहां पर कुछ कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं और उन कॉम्बिनेशंस में हम जीआई की बात करेंगे, ठीक है। सारे कॉम्बिनेशंस नहीं बना रहा हूं, कुछ कॉम्बिनेशंस में ले रहा हूं। जैसे पहले, अच्छा देखो जीआई के लिए आप याद करो, हमने डिस्कस किया था अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, और अरेंजमेंट डिफरेंट चेक करने का बेस्ट तरीका है एरियल डिस्टेंस। तो पहले ऐसा करते हैं, एरियल डिस्टेंस भी ले लेते हैं। जैसे C1 कार्बन पर मैंने ले लिया सपोज क्लोरीन को, और C2 पर भी क्लोरीन को ले लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एरियल डिस्टेंस L1 है, ये L2 और ये L4 है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, यहां पर मैं कॉम्बिनेशंस में, एक तो कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं 1 and 2 में, एक कॉम्बिनेशन मैंने लिया है 1 and 3, और एक कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं उसमें 3 and 4 का। बस इससे मेरे सारे केसेस कवर हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन तो और भी बना सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं 1 and 2 की। 1 and 2 में देखो रोटेशन तो जिस सिस्टम के अबाउट हम बात कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब C1 and C2 को हम मतलब 1 and 2 को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे अगर एरियल डिस्टेंसेस L1 and L2 आर नॉट इक्वल। तो बताएं इक्वल और नॉट इक्वल? L1 L2 तो इक्वल ही है, और अगर इक्वल है तो फिर तो हम बात करेंगे नो जीआई।
क्या समझ आ रही बात? 1 and 3 में अगर बात की जाए तो एरियल डिस्टेंसेस L1 L3 इक्वल और नॉट इक्वल? ये L1 और L3 नाउ दीज आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल तो फिर ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्लियर हो रही बात? ये व्हाट अबाउट L3 L4? L3 L4 इक्वल, इक्वल तो फिर नो GI। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर हमारे पास ये कंडीशन है, जैसे ये अगर प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन ऑफ रिंग। अब दोनों यूनिट्स अगर वेज पर हैं, दोनों यूनिट्स अगर वेज पर हैं और एरियल डिस्टेंस अगर L1 है, तो दोनों यूनिट्स अगर डैश पर होंगी और एरियल डिस्टेंस अगर L2 है, तो ये और ये तो सेम ही आएगा ना। हाँ, अगर एक वेज और एक डैश हो, ये एरियल डिस्टेंस और दोनों वेज पर हो और ये एरियल डिस्टेंस, ये और ये डिफरेंट आएगा। क्या समझ आ रही बात? ये मतलब GI के लिए आप कह सकते हैं एक कंडीशन तो हम वो लें जिसमें बोथ द क्लोरीन्स आर ऑन सेम साइड, सेम साइड में चाहे दोनों वेज पर हो सकते हैं या दोनों डैश पर हो सकते हैं, एक तो वो लें। और एक हम ले लें अक्रॉस, एक वेज और एक डैश, तो ये एरियल डिस्टेंस और ये डिफरेंट हो जाएगा इसमें, देन द कंपाउंड विल शो GI। अब देखो GI का केस तो समझ आया। मेरा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 1 and 2 में अगर एरियल डिस्टेंसेस सेम है एंड 3 and 4 में भी एरियल डिस्टेंसेस सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं जिन दो में एरियल डिस्टेंस सेम है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। अरे ऐसा बोल सकते हैं भाई 1 and 2 में एरियल डिस्टेंस सेम नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं एरियल डिस्टेंस सेम है, एरियल डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 and 2 तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही 3 and 4 में भी एरियल डिस्टेंस सेम है, क्या हम कह सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। आप ध्यान देना, नहीं बोल सकते, सुनना इस बात को अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये तो पक्का है। लेकिन एरियल डिस्टेंस अगर सेम है तो वो आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे, नॉट ऑलवेज ट्रू। वो आइडेंटिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इफ एरियल डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल दे विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इट इज ट्रू। बट इफ एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल they are always identical compounds, not true, they may or may not be identical compounds। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे देखो मैं भी लिख देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं केवल इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर एरियल डिस्टेंस इक्वल है तो वो हमेशा आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो 1 and 2 की अगर बात की जाए, एरियल डिस्टेंसेस इक्वल है और ये कंपाउंड्स आइडेंटिकल भी हैं। लेकिन 3 and 4 में एरियल डिस्टेंसेस इक्वल है बट ये कंपाउंड आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। अब ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर फिर वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो नहीं समझ आया ये तो आइडेंटिकल है ये नहीं है। अभी नहीं समझ आएगा, ये एक्चुअली बात आपको समझ आएगी ऑप्टिकल में। लेकिन अभी से कोई मिसकंसेप्ट ना बने, इसके लिए मैं छोटा छोटा पॉइंट आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। तो एरियल डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो अभी के लिए बस ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि एरियल डिस्टेंस अगर इक्वल है तो कंपाउंड्स आइडेंटिकल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कब होंगे कब नहीं होंगे सब आगे की कहानी है। लेकिन एटलीस्ट अभी ये मिसकंसेप्ट नहीं बनाना है कि सर समझ आ गया एरियल डिस्टेंस नॉट इक्वल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एरियल डिस्टेंस इक्वल आइडेंटिकल कंपाउंड, ऐसा हमेशा नहीं है। एरियल डिस्टेंस नॉट इक्वल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो तो सही है, एरियल डिस्टेंस इक्वल तो कंपाउंड्स मे बी आइडेंटिकल और मे नॉट बी। क्या समझ आ रही बात है? इनके रीजंस आपको आगे समझ आएंगे, ठीक है। देखो बोलिए, पहले में क्लोरीन स्वेच पर है, हाँ ये आइडेंटिकल है। अब तो मैंने कहा इस पे सोचने की कोशिश ही मत करो, अभी आएगा ही नहीं समझ में। अभी तो नहीं वो क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बताना चाह रहे हैं सर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं। 23 साल हो गए भैया यही देख रहे हैं हम तो। कहां पर इंटरचेंज करें? दोनों एच डैश पर है, ये ऊपर ये नीचे, तो ये वाला केस तो ये लिया ना हमने। कहां पर? इस एच को तो आप कह रहे हैं वेज पर ले लें। क्लोरीन और हाइड्रोजन को तो जो यूनिट आप यहां ले रहे हो वही तो दूसरे में लेना पड़ेगा, फिर आपको सेम ही तो यूनिट लेना पड़ेगा ना। उधर तो दो क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हो, दूसरे में क्लोरीन हाइड्रोजन को थोड़ी करोगे, तो सेम एटम्स को सेम यूनिट्स को ही तो कंपेयर करोगे ना।
हाउ वी कंप्लीट। अब देखो इस कंपाउंड पे अगर हम जीआई की बात करें तो यस दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है साइक्लोएल्केन में, तो हम बात कर सकते हैं मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। क्या समझ आ रही बात ये? अच्छा अब ये समझ आ रहा है कि इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, मतलब वो इमेज एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इसके जीआई बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे, क्या होगा बताओ। देखो इसमें एक केस तो वो लेने जिसमें दोनों क्लोरीन वेज पर हो, एरियल डिस्टेंस L1, और एक क्लोरीन वेज और दूसरा डैश, तो एरियल डिस्टेंस L2 वो चेंज हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप माइंड में रखो कि साइक्लोएल्केन में जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो वो केसेस कौन से बनते हैं, वेज एंड डैश वाले। मतलब एक तो वो होगा जिसमें दोनों यूनिट्स वेज पर हो, और एक वो जिसमें एक वेज और एक डैश ले लो। सो these compounds will show geometrical isomerism. नेक्स्ट अब आप लिखें सिस्टम नंबर 6 साइक्लोएल्कीन। अब आप ध्यान देना, पहले समझ लें आपको, आप इसको समझ लें फिर पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूं। मान लो अगर आपको साइक्लोएल्कीन दिया जाए, ये कंपाउंड आपको दिया है और इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, समझना इस बात को। देखो साइक्लोएल्कीन में जब हम जीआई की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक तो ये सिस्टम हम ले सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जहां पर हम बात कर सकते हैं रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। देखो रिंग में तो इवन हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट तो हो गई, ठीक है। अब आप देखो तो एक तो ये सिस्टम आप ले सकते हैं जहां पर हम जीआई की बात करेंगे। जीआई के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो सिस्टम पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो यहां रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, बस अब आपको देखना है कि यूनिट्स डिफरेंट है या नहीं है। बोलो सेम है डिफरेंट? डिफरेंट है, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो इस टर्मिनल के दो यूनिट में आप कह सकते हैं एक तो क्लोरीन है और दूसरा ये कार्बन चेन है। सो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स। ऐसे ही इस टर्मिनल के लिए एक क्लोरीन और दूसरा ये कार्बन चेन, ये भी डिफरेंट यूनिट्स है। तो यहां पर आप कह सकते हैं यूनिट्स डिफरेंट, यहां भी यूनिट्स डिफरेंट। तो अब मैं इस कंपाउंड के अबाउट जीए की बात करूंगा, बस मेरी रिक्वायरमेंट ये कि मैं इस सिस्टम के अबाउट ऐसे दो अरेंजमेंट्स की बात कर पाऊं जहां पर मुझे एरियल डिस्टेंस पे डिफरेंस मिल जाए, क्योंकि ऐसे ही दो अरेंजमेंट्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब आप ध्यान देना, इस कार्बन के लिए मैं यूनिट क्लोरीन ले रहा हूं और यहां पर भी क्लोरीन ले रहा हूं, और मान लेते हैं कि इन दोनों में एरियल डिस्टेंस L1 है। तो अब मुझे आप बताओ इस डबल बॉन्ड के अबाउट इन क्लोरीन्स का हमें सेकंड अरेंजमेंट कैसे मिले जहां पर हमें दोनों क्लोरीन के बीच में एरियल डिस्टेंस पे डिफरेंस मिल जाए। क्या हम बात कर सकते हैं उसके लिए एक क्लोरीन वेज और एक डैश पर ले लें? नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कार्बन से कनेक्टेड है। जो वेज एंड डैश की बात होती है वो सैचुरेटेड कार्बन पर होती है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन की यूनिट्स वेज एंड डैश पर तो नहीं होगी, ये तो प्लेन में रहेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर प्लेन में ही है और हम चाहते हैं कि दोनों क्लोरीन के बीच में एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस आए, तो देखो उसका तो फिर एक ही तरीका है कि दोनों क्लोरीन डबल बॉन्ड के सेम साइड ना होकर के अक्रॉस हो। अरे समझ आ रही बात? जैसे समझना, देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्या हम बात कर सकते हैं sp2 में शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब इसका एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, बाकी जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे बना देते हैं इसमें, ठीक है। ये कार्बन भी sp2 है, तो इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक तो ये हो गया, और ट्रायगोनल प्लेनर शेप में एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, ऐसे ही होगा ना। अरे ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब आप ध्यान देना, अगर आप चाहते हैं कि दोनों क्लोरीन के बीच में, क्या हम बात कर सकते हैं ये सब सिग्मा बॉन्ड प्लेन में ही रहेंगे, क्योंकि sp2 में शेप प्लेनर होता है, तो ये सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि दोनों क्लोरीन के बीच में एरियल डिस्टेंस पे डिफरेंस आए, तो तभी हो सकता है जब दोनों कार्बन के क्लोरीन सेम साइड ना होकर के अक्रॉस हो जाएं, ऐसा। तब आप कह सकते हैं कि एरियल डिस्टेंस, अब यहां पर अगर L2 है तो L1 नॉट इक्वल टू L2। लेकिन आप सोचिए अगर दोनों क्लोरीन अक्रॉस आएंगे तो फिर ये जो CH2 यूनिट्स होंगी वो भी तो अक्रॉस आएंगी भाई, फिर तो इसका तो क्लोरीन आपने इस साइड रखा तो वो CH2 इसी साइड रहेगा, लेकिन इसका क्लोरीन अगर उस साइड जाएगा तो वो CH2 भी तो इस साइड आएगा फिर। और देखो ये CH2 यूनिट्स फ्री तो नहीं है, ये तो पूरी रिंग है, और अगर ये कनेक्टेड है रिंग के फॉर्म में है, तो फिर तो आप देखो इस तरह से CH2 का अरेंजमेंट डिफिकल्ट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरह से आप सोचिए,
अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों क्लोरीन सेम साइड ना होकर के एक क्लोरीन तो राइट साइड ही रहे लेकिन ये वाला क्लोरीन हमें लेफ्ट मिल जाए, इसका मतलब पता है आप क्या चाहते हैं? या तो आप ये कहें कि दोनों क्लोरीन राइट की जगह लेफ्ट आ जाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो तो एरियल डिस्टेंस फिर वापस वही आ जाएगी। हमें तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट तब मिल पाएगी जब एक क्लोरीन तो इसी साइड रहे और ये वाला क्लोरीन इस साइड आ जाए। मतलब हम ये चाहते हैं कि रिंग का हाफ पार्ट तो इधर ही रहे और हाफ पार्ट उधर चला जाए। इसमें प्रॉब्लम है, वो रिंग ट्विस्ट होगी और ट्विस्टेड रिंग में आएगा स्ट्रेन। समझना बात को। जैसे ये कंडीशन है, ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर क्लोरीन मान लो और यहां पर क्लोरीन मान लो, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, और ये रिंग वन साइडेड, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये क्लोरीन तो इसी साइड रहे लेकिन ये वाला क्लोरीन इस साइड ना होकर इस साइड आ जाए। ये क्लोरीन अगर इस साइड आएगा तो रिंग का हाफ पार्ट नहीं जा रहा है, रिंग ब्रेक हो जाएगी। क्या समझ आ रही बात? है वो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो मैंने बोर्ड पर ऐसा बना दिया है लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें प्रैक्टिकली तो इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उसको देखो कैसे समझते हैं आप, थ्योरेटिकली भी समझ आएगा क्यों पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। जरा बता सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन sp3 है तो sp3 कार्बन में शेप होता है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, यही होता है ना। आप सोचिए ये एंगल अप्रोक्स 180 के आसपास जा रहा है, ये तो 180 के आसपास जा रहा है एंगल। और आप देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट। जरा एंगल देखो ये कहां आ रहा है, तो 20 के आसपास चला गया। मतलब एंगल में वेरिएशन आ रहा है, एंगल में डेविएशन आ रहा है, और जब एंगल में डेविएशन आता है ना तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है, दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। एंड एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन इन अ मॉलिक्यूल विल अफेक्ट इट्स स्टेबिलिटी, वो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन हो सकता है लेकिन वो एक लिमिट में हो सकता है। अगर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हुआ तो फिर हो सकता है कि मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल ना हो। बात समझना। देखो जैसे ये कार्बन मान लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एंगल इज अप्रोक्स 109 डिग्री 28 मिनट। अब ध्यान देना, जैसे ही इस एंगल में आप वेरिएशन करोगे ना, चाहे एंगल प्लस करो चाहे माइनस करो, 109 डिग्री 28 मिनट से जैसे ही आप एंगल को डेविएट करोगे इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा। कैसे? देखो जैसे मान लो आपने एंगल कहा कि 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम चाहिए। अब ध्यान देना, एक फोर्स हमेशा यहां पर ऐसा काम करेगा जो इस ऑर्बिटल को पुश करेगा 109 डिग्री 28 मिनट के लिए। क्या समझ आ रही बात? है इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। अब देखो एंगल में अगर डिवीजन कम होगा ना तो फोर्स की इंटेंसिटी आपको कम नजर आएगी, लेकिन जैसे से आप डिवीजन बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब इतना डिवीजन अगर आपने कर दिया ना तो आप समझ लो इसको मैंने रोका हुआ है, बस ये गया, नहीं रुकेगा यहां पर। और सेम प्रॉब्लम यहां भी है। क्लियर हो रही बात? ये स्ट्रेन है। अब आप सोचिए कि इस तरह से वो कार्बन चेन जो है वो मतलब कुछ एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग में कहूं तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिवीजन चलेगा लेकिन वो 109 डिग्री 28 मिनट के क्लोज होना चाहिए। आप सोचिए अगर ये कार्बन sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, तो वो कुछ इस तरह से चलेगा जिगजैग। जैसे ही आप सोचिए यहां तो कार्बन चेन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खिंच गई हो। एक कार्बन चेन आपके पास है, उसका एक एंड आपके पास, दूसरा एंड मेरे पास है। अगर आप उसको ऐसे पुल करेंगे अपनी तरफ, मैं इस एंड को पुल करूं, उधर आप उधर पुल करो, तो आप सोचिए ये अगर कार्बन चेन ऐसे चल रही तो पुल होने से क्या होगा? खींचेगी वो। अरे समझ आ रही बात है? तो इस एंगल में डेविएशन आएगा और यही डेविएशन मॉलिक्यूल में स्ट्रेन क्रिएट करेगा, और स्ट्रेन एक लिमिट तक तो मॉलिक्यूल बेयर कर सकता है, ज्यादा हुआ ये ब्रेक हो जाएगी चेन कहीं से। ऐसा ही यहां पर होता है, ठीक है। मैंने इसको बना तो दिया लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है नहीं। इट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एंड द रीजन इज वेरी हाई स्ट्रेन। ड्यू टू वेरी हाई स्ट्रेन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन है फिर जब इसका एग्जिस्टेंस, अब आप सोचिए ये एरियल डिस्टेंस डिफरेंट तो है, L1 नॉट इक्वल टू L2। मैं इन दोनों में GI की बात कर सकता था लेकिन वो तब जब मेरे पास दोनों मॉलिक्यूल्स का सेपरेटली रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्टेंस हो। अगर इस मॉलिक्यूल का हम कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो मैं इसका GI का रिलेशन किसके साथ बनाऊंगा? हवा में थोड़ी बनेगा। रिलेशन के लिए दूसरा कंपाउंड तो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड विल नॉट शो GI, देयर विल बी नो GI। अब इसका मतलब ये हुआ
कि हमें जब तक इस तरह का अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा, हम डबल बॉन्ड के अबाउट साइक्लोअल्कीन में जीआई की बात नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है फिर ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होगा कब? जब स्ट्रेन कंपैरेटिवली कम होगा। अब आप मुझे बताओ, ऐसे अरेंजमेंट में स्ट्रेन कम हो, ऐसा कब हो सकता है? अभी आपको आंसर मिल जाएगा। हमने कहा कि हम ये चाहते हैं कि दोनों क्लोरीन सेम साइड ना होकर के एक क्लोरीन तो इस साइड रहे और एक अपोजिट साइड आए। तो वो तब हो सकता है जब रिंग का हाफ पार्ट इधर रहे और हाफ पार्ट इस साइड आ जाए। अब आप सोचिए, आप चाहते हैं कि हाफ पार्ट इस साइड भी आ जाए और ये रिंग कनेक्टेड भी रहे। ये तो हम चाहते हैं ना कि ये आधा भाग इस साइड भी आ जाए और ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों फिंगर की जो टिप्स हैं, ये दोनों आप चाह रहे हैं कि आपस में कनेक्टेड रहे, तो फिंगर्स की लेंथ बढ़ा दो। अरे समझ आ रही बात? ये अगर आप इनकी लेंथ बढ़ा देंगे तो ये इधर भी आ जाएगा और ये कनेक्टेड भी रहेगा। इसका मतलब आप सोचिए, ये चेन जो यहां पर स्ट्रेच हो रही है ना, अगर ये चेन लूज हो जाए, आप सोचिए इस एक एंड यहां पर कनेक्टेड है, दूसरे एंड को आपने पुल किया, आप जैसे पुल करोगे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आ जाएगा। मैं कहूंगा स्ट्रेन कम करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे समझ आ रही बात? ये मतलब ये जो चेन खींची हुई है ना, अगर ये लूज हो जाए तो आप सोचिए, ये अगर चेन यहां पर लूज हो जाए तो जो एंगल 180 के आसपास जा रहा है वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आ जाएगा। और ये चेन लूज कब होगी? जब इसकी लेंथ बड़ी होगी। और लेंथ बड़ी होने का मतलब रिंग में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए तो वो प्रैक्टिकल बेसिस पर हम बात करते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर रिंग में नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम 8 है तो इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, समझना बात को। मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा हूं, अगर आप ये कंपाउंड ले लें, अब आप ध्यान देना, इस डबल बॉन्ड के अबाउट अब मैं अगर जीआई की बात करूं तो पॉसिबल है। अब यहां पर 8 एटम्स की कंडीशन है, आपको अभी समझ आ जाएगा, थ्योरेटिकली भी ये बात समझ आएगी। हमने कहा भाई जीआई के लिए जो एरियल डिस्टेंस दोनों क्लोरीन के बीच में भी L1 है वो हमें डिफरेंट चाहिए। और जैसा कि अनसैचुरेटेड कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है तो वो एरियल डिस्टेंस तभी डिफरेंट जाएगी जब दोनों क्लोरीन रहेंगे तो प्लेन में लेकिन अक्रॉस हो जाए। अरे यही तो चाहिए ना हमें। और अक्रॉस होने का मतलब ये Cl अगर इधर आएगा तो इसका CH2 उधर जाएगा, ये Cl इधर है तो CH2 उधर ही रहेगा। और अब आप सोचिए, दोनों CH2 को कनेक्ट करने के लिए अब मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा है। पहले 2 ही थे बीच में, अब 4 हो गए, तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा अब जो चेन होगी ना वो कंपैरेटिवली लूज होगी। अरे समझ आ रही बात? ये लूज होगी तो अब जो एंगल पहले बहुत कम दिख रहा था वो कहीं ना कहीं बढ़ गया, वो अब बढ़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास जाएगा तो स्ट्रेन कम हो जाएगा। क्या समझ आ रही बात? ये दिस मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस है। क्योंकि अब देखो बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन तो इसमें है, लेकिन मॉलिक्यूल में उतना स्ट्रेन है जितना मॉलिक्यूल बेयर कर पा रहा है। क्या समझ आ रही बात? ये और अगर इसका एग्जिस्टेंस है तो अब आप कह सकते हैं L1 नॉट इक्वल टू L2, दीज कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज यहां पर इसका एग्जिस्टेंस है, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट्स। क्या समझ आ रही बात? है तो अब बताओ, साइक्लोएल्कीन में जीआई के लिए, साइक्लोएल्कीन में जीआई के लिए मुझे मिनिमम कितने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे? 8, तब वो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो कर पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना देखो, साइक्लोएल्कीन में जीआई को चेक करते टाइम आपसे क्या मिस्टेक होगी, अब मैं वो पॉइंट बता रहा हूं, सुनिएगा बात को। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको डबल बॉन्ड दिखता है और डबल बॉन्ड के अबाउट वो जीआई को चेक करके आंसर दे देते हैं कि अच्छा 8 एटम्स नहीं है, नो जीआई, 8 एटम्स से जीआई पॉसिबल। लेकिन आप ध्यान देना, इस सिस्टम के अलावा इसी कंपाउंड में एक सिस्टम और भी है जहां पर हम जीआई की बात कर सकते हैं, और वो सिस्टम है सैचुरेटेड एटम्स। अरे सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है रिंग में, बात समझना। ये जो 4 कार्बन है रिंग के, ये 4 कार्बन तो क्या मैं कह सकता हूं एग्जैक्टली वैसे ही कार्बन है जो साइक्लोएल्केन के कार्बन होते हैं। अरे समझ आ रही बात? ये तो जो साइक्लोएल्केन में आपने सोचा है, जो साइक्लोएल्केन में आप सोच रहे थे सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई हो सकती है, वो तो यहां पर भी है। आप ध्यान दो, इस कंपाउंड में जीआई पॉसिबल नहीं है। हमने कहा डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होने के लिए मिनिमम 8 एटम्स रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं इसमें तो सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट भी जीआई पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ध्यान देना, अगर आपको यह कंपाउंड ऐसा मिल जाए, अब इस कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है।
ठीक है, अब वो नहीं कि सर अभी तो आप बोल रहे थे मिनिमम 8 एटम्स चाहिए, बिल्कुल सही बात है, डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो करने के लिए मिनिमम 8 एटम्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप कह सकते हैं अबाउट डबल बॉन्ड। अगर आप पूछेंगे अबाउट डबल बॉन्ड जीआई पॉसिबल, आंसर है नॉट पॉसिबल, नो जीआई। लेकिन मुझे यहां पर लगता है रिंग के सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट जीआई पॉसिबल है, क्योंकि देखो दीज आर टू सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग where units are individually different, one is H other is chlorine, one is H other is chlorine। अब आप कहेंगे सर वो फिर वो डिफरेंट एरियल डिस्टेंस के लिए वो रिंग ट्विस्ट हो रही थी, आप सोचिए वो ट्विस्ट तब होगी जब डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई के बारे में सोच रहे हैं, यहां रिंग को ट्विस्ट थोड़ी होना पड़ेगा। आप मुझे बताओ यहां पर आपको एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस मिले, वो कैसे हो जाएगा, वेज एंड डैश, वो तो वेज एंड डैश से हो जाएगा। आप सोचिए इसका एक आइसोमर वो बनाओ जिसमें दोनों क्लोरीन वेज पर हो, दोनों क्लोरीन वेज पर हो इस तरह से, और मान लेते हैं कि एरियल डिस्टेंस L1 है, और एक वो केस बनाओ जिसमें एक क्लोरीन वेज और एक डैश पर हो, ठीक है, ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 है तो L1 नॉट इक्वल टू L2 एंड द कंपाउंड विल शो जीआई। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझना बात को, जब भी आप साइक्लो एल्कीन में जीआई के बारे में चेक करेंगे कंडीशन, तो आपको एक सिस्टम नहीं दो सिस्टम के अबाउट जीआई चेक करना होगा, एक तो अबाउट डबल बॉन्ड और दूसरा मैं कहूंगा अबाउट सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग। अब वो इतनी बड़ी लाइन ना बोलकर आगे हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे अबाउट रिंग, रिंग का मतलब साइक्लोएल्केन बोल रहा हूं मैं, ये वाला केस। और उसके लिए हमने कहा मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो साइक्लोएल्कीन में आप हमेशा जीआई दो सिस्टम के अबाउट चेक करेंगे, और उन दो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या हम बात कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में फर्स्ट कंपाउंड ये लिया जाए, तो अब देखो बताते जाए मुझे, इस कंपाउंड में अगर हम जीआई की बात करें, व्हाट अबाउट डबल बॉन्ड, बोलो डबल बॉन्ड के अबाउट नो जीआई, अबाउट रिंग नो जीआई, मतलब ओवरऑल इस कंपाउंड में देयर इज नो जीआई। सेकेंड एग्जांपल अबाउट डबल बॉन्ड नो जीआई, अबाउट रिंग जीआई पॉसिबल। क्या समझ आ रही बात है? अच्छा बताओ एग्जांपल नंबर 3 में अबाउट डबल बॉन्ड जीआई पॉसिबल, क्योंकि जो मिनिमम 8 एटम्स की रिक्वायरमेंट है वो यहां पर फुलफिल हो पा रही है, ठीक है। अबाउट रिंग नो जीआई। क्लियर है की बात है? एक एग्जांपल और फिर मैं आपको लिखवाता हूं। अबाउट डबल बॉन्ड, बोलो डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? मिनिमम 8 एटम्स की रिक्वायरमेंट हो रही है फुलफिल। एटम्स कितने हैं? 8 है, तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा यूनिट्स डिफरेंट नहीं है? अरे है। अच्छा देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक यूनिट H है और दूसरी कार्बन चेन डिफरेंट है, ऐसे यहां पर H और ये कार्बन चेन डिफरेंट है, कहां सेम है? ऐसे थोड़ी क्लोरीन दिखेंगे तभी जीआई आएगा, कोई भी डिफरेंट यूनिट होनी चाहिए ना। अरे समझ आ रही बात ये? तो डबल बॉन्ड के अबाउट है, व्हाट अबाउट रिंग? रिंग के अबाउट है, रिंग के अबाउट क्या रिक्वायरमेंट है रिंग की? कम से कम 2 सैचुरेटेड एटम पर यूनिट्स डिफरेंट होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द सैचुरेटेड एटम वेयर यूनिट्स आर डिफरेंट, वन इज H, सेकंड इज इथाइल ग्रुप, और दूसरा कौन सा है? ऊपर वाला, ये वाला। यहां पर भी एक H है और दूसरा देखो CH2 CH3, डिफरेंट हो गई। अच्छा फिर यहां इथाइल वो तो सेम हो गई, होने दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अबाउट हम जीआई की बात करेंगे। अच्छा देखो आपको वो इमेज एक्चुअली दिखना चाहिए, मैं चाहता हूं वो आइसोमर्स दिखना चाहिए, आपको इमेज आपको दिखना चाहिए। जब हम सैचुरेटेड एटम्स के अबाउट जीआई के बारे में सोच रहे हैं तो बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? वेज एंड डैश, मतलब दोनों इथाइल वेज पर ले लो, एक इथाइल वेज पर और एक डैश पर ले लो। और जब डबल बॉन्ड के अबाउट सोचेंगे तो इसको शॉर्ट में ऐसे माइंड में रखना, ट्विस्टेड रिंग। अरे समझ आ रही बात है? उसका आइसोमर कैसा बनेगा? ट्विस्टेड रिंग वाला आइसोमर बनेगा उसका, ठीक है। लिखें आप पॉइंट इसमें, हेडिंग में आप लिखें साइक्लोएल्कीन।
The compound can show GI about two systems. The compound can show GI about two systems. The compound can show GI about two systems. फर्स्ट टॉपिक है इसमें अबाउट रिंग. फर्स्ट टॉपिक लिखना अबाउट रिंग. कंडीशन बोलो, आप बोलो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए. मिनिमम 8 एटम्स. रिंग के लिए तो बस केवल सैचुरेटेड एटम ही तो देखना है ना. रिंग के लिए तो मैं डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सैचुरेटेड एटम्स की बात कर रहा हूं. लेकिन आप इसमें मिनिमम 2 saturated atoms with different units. Minimum 2 saturated atoms with different units. Minimum 2 saturated atoms with different units. Second आप लिखें about double bond in ring. About double bond in ring. और इसमें आप लिखें ring should be composed of minimum 8 atoms. Ring should be composed of minimum 8 atoms. Ring should be composed of minimum 8 atoms. चाहे तो ब्रैकेट में हिंट लिख लें आप इसमें ट्विस्टेड रिंग. इससे आपको क्या याद रहेगा कि क्यों 8 एटम्स हमें चाहिए. ब्रैकेट में हिंट आप लिख लो ट्विस्टेड रिंग. क्योंकि अब देखो इससे क्या है, इस तरह से रिलेट करना मैं आपको बताता हूं. ट्विस्टेड रिंग हमें चाहिए तो ट्विस्टेड रिंग में तो स्ट्रेन आएगा और स्ट्रेन कम हो, इसलिए हमने बोला मिनिमम 8 एटम्स होना चाहिए. ये एग्जांपल्स लिख लो आप. टेस्ट में आज तो वेंसडे है ना, तो फ्राइडे भी तो आएगा अभी. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक आएगा, स्टीरियो नहीं आएगा. क्या बोल रहे हैं? आईयूपीएसी. हाँ आईयूपीएसी आएगा पूरा कंप्लीट आईयूपीएसी और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. खत्म तो होएगा ही नहीं. स्ट्रेन तो उसमें भी रहता है, नॉर्मल रिंग में भी रहेगा स्ट्रेन तो.
ऐसा हो जाएगा ना, हाँ इसी तरह का तो बनेगा, वो भी ऐसा बनेगा ना। बाकी जो इथाइल ग्रुप है वो अटैच कर देंगे। रिंग के अबाउट तो है ना, क्यों नहीं होगा, वेज एंड डैश, उसके लिए रिंग को डिस्टो नहीं कहां जरूरत है, वो तो रिंग ऐसे रहने दो, दोनों इथाइल को वेज पर ले लो, एक इथाइल वेज एक डैश पर ले लो, हो जाएगा जी। मॉड्यूल में क्या नहीं, अभी नहीं, अभी सिस्टम्स कंप्लीट होने दो फिर करना। थैंक यू एवरीवन।